नागदा विधानसभा से पिछले 4 बार के विधायक दिलीप गुर्जर की जीत निश्चित मानी जा रही थी, लेकिन बीजेपी के डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान ने प्रचंड मतों से विधायक को हराकर जीत सुनिश्चित की। बता दें कि संवाददाता ने वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषकों के साथ बीजेपी के मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल के साथ खास चर्चा की। नमस्कार, मैं राशिद खान, साधना न्यूज के लिए। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत प्राप्त किया है। वहीं अगर नागदा खाचरों की बात करें तो यहाँ पर भी एक अप्रत्याशित नतीजा सामने देखने मिला है। जहां दिलीप गुर्जर की जीत पक्की मानी जा रही थी, वहीं डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान 15,927 वोटों से एक प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल की है। हमारे साथ यहाँ पर उसी पर चर्चा करने के लिए शरद गुप्ता जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीएम अतुल है जो मंडल अध्यक्ष है, वही वरिष्ठ पत्रकार कैलाश सोनोलिया जी है। आज हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी की ये प्रचंड बहुमत आई है, इसमें क्या एनालिसिस रहा, क्या लोगों के जो आकलन थे वो आकलन कहीं ना कहीं गलत निकले। सबसे पहले मैं सीधे चलता हूँ शरद गुप्ता जी। गुप्ता जी, शरद जी, हमने लगातार 2-3 बार डिबेट करी और इसको लेके, लेकिन सारे आकलन फेल। कहाँ? साधना न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जो परिणाम आया है ये बिल्कुल चमत्कृत करने वाला है। एक तरीके से जैसे तूफान नहीं आता बिना सूचना के, वैसा आया है। पूरे प्रदेश में, आसपास के राज्यों में भी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी यही स्थिति देखने को मिली है। जैसा हमने कहा था कि लाडली बहना का इम्पैक्ट अगर आया तो 162 से ज्यादा सीटें आना चाहिए, तो वो भी सच ही हो गया, 162 से ज्यादा सीटें भी हो गई। लेकिन लाडली बहना का इम्पैक्ट अगर मध्य प्रदेश में माने तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में क्या होगा? कुल मिला के ये समग्र जीत है भाजपा की एकजुटता की, भाजपा के कुशल प्रबंधन की, भाजपा के वरिष्ठ लोगों की दूरगामी सोच की, जो ईवीएम से बाहर निकल कर आई है। खाली एजेंसियों के परिणाम गलत नहीं निकले, मतलब आकलन गलत नहीं निकले, स्वयं भाजपा ने जो सर्वे किया था, भाजपा के आंतरिक सर्वे में खुद नागदा खचरोत को हारे ही मान रहे थे। और यहाँ जो भाजपा की नगर इकाई है क्षेत्रीय, वो उन्होंने खुद ग्रामीण से अपने आप को 2700 से हारा हुआ मान लिया था। अधिकतम 3000 से वो हारा हुआ मान रहे थे ग्रामीण से, वहीं 7-8 हजार की लीड वहां से करना ग्रामीण से। और सबसे बड़ी बात है कि जो प्रतिद्वंदी प्रत्याशी रहे दिलीप जी गुर्जर साहब, उनकी ग्रामीण की लीड बहुत घटी और वही उनकी हार का मुख्य कारण बनी। वहीं बिरला ग्राम, खाचरोद और नागदा, यहाँ से भी लीड में डबल का अंतर हो गया। तो कहीं ना कहीं भाजपा को बधाई है और उनके जो प्रत्याशी है डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान साहब, वे क्षेत्र के विकास के लिए संकल्पित होकर काम करेंगे, यही हम आशा करते हैं। अतुल जी, देखने में शुरू से ये देख आया है कि आप भाजपा के मंडल अध्यक्ष भी हैं। शुरू से डॉक्टर साहब का विरोध रहा, इसकी वजह से डॉक्टर साहब अपने आप को कहीं ऐसे भी महसूस कर रहे थे। क्या लगता था कि इस तरह की अप्रत्याशित जीत उनको मिलेगी? क्या टीम मैनेजमेंट रहा आपका बीजेपी का? सबसे पहले साधना न्यूज को और आपको बहुत धन्यवाद कि मुझे आज बैठकर बात करने का अवसर मिला, और दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। देखिए, मुझे जो लगता है कि जो विरोध है, जो आपने बोला डॉक्टर साहब का विरोध, ये तो किसी भी दल में चलता है, केवल भारतीय जनता पार्टी मात्र नहीं। और ये एक व्यवहारिक विरोध था जो यहाँ पर जो धरातल देखने आया था कि बहुत ज्यादा विरोध रहा उनका। कहीं पे भी हमने ये देखा कि जो पार्षद थे उनके भी यहाँ पे इस्तीफों की अब पेशकश हुई है, पार्षदों का भी, जबकि बीजेपी के पार्षद थे सारे और बड़े जो नेता थे उनका भी। उसके बावजूद अगर उनका एक संगठन में इतना काम करने के बाद भी एक संगठनात्मक उनके पास सपोर्ट नहीं रहा था, सारी चीजें कार्यकर्ताओं की होती, तो ऐसे में आप नहीं, मैं भाजपा के साथ था, पार्टी का अध्यक्ष हूँ, भाजपा के साथ खड़ा रहा। और मैं कई बार मीडिया से जब चर्चा करता था, मैं ये बोलता था भारतीय जनता पार्टी का अपना एक सिस्टम है और हम उस सिस्टम को फॉलो करके काम करते हैं। हमारा ग्रास रूट लेवल पे काम है, मतलब मैं कहूँ तो प्रत्येक पोलिंग बूथ पे काम। अब रही बात ये चले गए वो चले गए, देखो कोई कहीं नहीं गया था, सब अपनी मन की बात कह रहे थे और पार्टी तक ऊपर तक पहुंचा भी रहे थे। कोई जिलाध्यक्ष जी के पास गया तो प्रदेश में जाके बोल के आया। लेकिन चूंकि पार्टी ने ये तटस्थ किया हुआ था, जिनकी घोषणा हुई है संपूर्ण प्रदेश में, एक भी टिकट बदली नहीं है और वो सारे लोग चुनाव के मैदान में। फिर आप बोल रहे हैं डॉक्टर साहब असहज थे, डॉक्टर साहब बिल्कुल भी असहज नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी ने जो शुरुआत नागदा से की, हमारे मंडल की बैठक से, तो डॉक्टर साहब और पूरी जो भारतीय जनता पार्टी का जो ग्रास रूट लेवल पर काम करने वाला कार्यकर्ता है, वो कॉन्फिडेंट हुआ और कॉन्फिडेंस के साथ में मैदान में आया। फिर आदरणीय शरद गुप्ता जी ने बहुत सी बात आपको कह दी है। हम भी ये मान के चल रहे थे, कई बहुत काटाकस मुकाबला मान के चल रहे थे, क्योंकि
छठी बार कांग्रेस ने जिसको मुकाबले में उतारा हो, कोई कोई छोटा मोटा नाम तो हो नहीं सकता। और दिग्गज नेता, जातिगत समीकरण, मुस्लिम वोट उनके पास, अनुसूचित जाति में भी वोटों का एक बड़ा खाता उनके पास में, गुजर गायरी, ये वोट बैंक बड़ा। ये मान के चलते थे हम कि हम नहीं, पूरा क्षेत्र कि आदरणीय, अब पूर्व विधायक जी हो गए, पूर्व विधायक जी 40,000 वोट जेब में लेके चलते और 40,001 से शुरुआत करते। तो इतनी चुनौतियों के साथ हम लोग काम कर रहे थे, तो हमने हमने भी सोचा मुकाबला टाइट है। लेकिन जो आकलन मीडिया के मित्रों का था कि यदि लाडली बहना योजना चलती है, हमने भी वही मान के चला था, अगर वो चलती है तो उसका इम्पैक्ट डबल हमको मिलेगा, और वो हुआ। वो हमने देखा, मातृशक्ति का, बहनों का अपार स्नेह जनसंपर्क में भी दिखा, और मतदान में तो उन्होंने जबरदस्त वोटिंग बढ़ चढ़ के की। ये उसका सफलतम परिणाम है। क्या डॉक्टर साहब 15,000 के लगभग जीते, और मैं मीडिया में कहता भी था बार बार कि बम्पर मतों से विजय होंगे और नागदा 5,000 प्लस लीड लेगा, ये भी मैं कहता था, वो भी सार्थक हुआ। और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद है कि जनता तक पहुंच के उनका आशीर्वाद लेना, आशीर्वाद लेके उनका मत अपने साथ डलवाना और मुद्दों को सही भुनाना, ये। और फिर एक बात और अभी आ रही है कि केवल मध्य प्रदेश नहीं, छत्तीसगढ़, राजस्थान की भी अगर अपन अभी बात कर लें, तो फ्यूचर में लोग लोकसभा भी देख रहे हैं, और मोदी को लाने के लिए अभी से ये ट्रायल है, सेमीफाइनल मुकाबला, फाइनल अभी 2024 में फिर हम खेलेंगे। फिर भारतीय जनता पार्टी की नीति, भारतीय जनता पार्टी की वर्किंग स्ट्रेटेजी, उन सबको भी लोग पसंद कर रहे हैं। और हिंदुत्व तो एक बहुत बड़ा विषय है ही, उसको पूरा देश मान रहा है। सोनोले जी, जिस तरह से देखने में आया है कि शुरू से ही ग्रामीण क्षेत्र में पूर्व विधायक दिलीप गुजर जी की पकड़ हमेशा मजबूत मानी जाती है, शहरी क्षेत्र में उनकी, इस बात पे हमने पहले भी डिबेट की, क्या अब इस चुनाव से उनकी पकड़ मान के चलें कि मजबूती खत्म हो गई, क्योंकि वो एक बार भी आगे राउंड में कहीं आगे नहीं निकल पाए ग्रामीण क्षेत्र से? राशिद जी, आपका बहुत ही सटीक और सामयिक प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब देने के पहले मैं थोड़ा सा अतीत में जाना चाहूंगा कि 1993 में जब दिलीप सिंह जी गुजर को पहली बार टिकट मिला था, और लाल सिंह रणावत उस समय एक बहुत बड़े कद्दावर राजनेता थे। एक बार 1990 में वो विधायक रह चुके थे और 93 में उन्होंने चुनाव लड़ा था। तो उस समय ये कयास लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की राह बहुत आसान है। सेम वही इतिहास फिर जब डॉक्टर चौहान को टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया, तो यह कयास लगाए जा रहे थे कि दिलीप सिंह जी गुजर की जीत बहुत ही आसान है। वो इसलिए लगाया जा रहा था कि डॉक्टर साहब एक नया चेहरा था, जिस तरह से 1993 नया चेहरा दिलीप सिंह गुजर का था। तो वो बड़े चौंकाने वाले परिणाम 1993 में आए थे। दिलीप सिंह जी गुजर लगभग 5,000 से अधिक वोटों से चुनाव जीत गए थे। तो जितनी चर्चा उस समय हुई थी दिलीप सिंह जी गुजर की जीत को लेकर, सेम आज जितनी चर्चा डॉक्टर साहब के चुनाव जीतने की नहीं हो रही है, इतनी बड़ी चर्चा आज एक कांग्रेस के कद्दावर राजनेता की पराजय को लेकर हो रही है। अब मैं आपके सवाल की तरफ आ रहा हूं कि आखिर ये पराजय दिलीप सिंह गुजर की इतना बड़ा कद्दावर राजनेता की क्यों हुई? मेरा ऐसा मानना है, एक पत्रकार के किरदार में, मैं भाई अतुल जी की इस बात से सहमत हूं कि लाडली योजना का फैक्टर रहा। बाकी मेरा ऐसा मानना है कि एक आंशिक फैक्टर जरूर चला, लाडली योजना का जरूर चला, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर जो मैं मानता हूं कि दिलीप सिंह जी गुजर की जो राजनीति है वो गुजर वोट बैंक में टिकी हुई है। लगभग 8-9% का गुजर वोट बैंक है। यहाँ पर 17-18 हजार वोट गुजरों के हैं। ग्रामीण अंचल में सबसे ज्यादा जो भी 20-22 गांव है वो गुजर समाज के वोट थे। अभी इस चुनाव में आप जब डाटा का बहुत माइन्यूटली अध्ययन करेंगे तो आपको बड़े चौंकाने वाले रिजल्ट मिलेंगे कि गुजर बाहुल्य गांवों में दिलीप सिंह जी गुजर की हार हुई, या भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर चौहान ने बहुत जबरदस्त टक्कर वहां दी। मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि मोकड़ी एक गांव है जहाँ पे भी गुजर लोग रहते, लगभग 500 से ज्यादा वोट डॉक्टर साहब को वहां पर मिले। बहुत पीछे, बहुत कम वोटों से रहे, मतलब। इसी तरह से परमारखेड़ी की भी अपन बात करें तो परमारखेड़ी में भी लगभग इस तरह से टक्कर रही। हालांकि दिलीप सिंह जी गुजर ने कुछ वहां लीड जरूर ली, लेकिन वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी का वो एक नया चेहरा था। अब उसके पीछे क्या रीजन है कि आखिर गुजर वोट भारतीय जनता पार्टी को क्यों गए? आप ताज्जुब करेंगे पत्रकार के नाते
मैं बहुत दावे के साथ आज बोल रहा हूं कि दिलीप सिंह जी गुर्जर के प्रति कहीं ना कहीं नकारात्मक सोच सबसे बड़ा कारण इस चुनाव का है। शरद जी, जैसे सोनवले जी ने कहा कि दिलीप गुर्जर जी के लिए एक नकारात्मक सोच सबसे बड़ी चीज आ गई, कहीं ना कहीं उनके खिलाफ एक आक्रोश था, वो अब वोट में तब्दील हुआ। गुजरों में भी एक आक्रोश था, क्योंकि जो गुजर के साथ साथ इस बार देखने में आया कि कहीं ना कहीं महिलाएं भी जो कांग्रेस के साथ रहती थी वो भी कहीं बीजेपी के साथ जुड़ के काम देखिए, कर मैं रहे थे। बताता हूँ आपको कि जो शिवराज जी है, उनको राजनीति करते करते 17 साल हो गए, 18 साल। जो नए वोटर नहीं, पड़े, वो मैं आप राजनीति में मतलब मुख्यमंत्री हाँ रहता है, हाँ, राजनीति तो बहुत कम थी। मैं वो वही बोल रहा हूँ, इस प्रदेश में उनको जानने वाले मतलब जो नए वोटर है, मतलब वो पैदा हुए और जब वोटिंग में आए, उन्होंने शुरू से शिवराज को ही देखा है। उनके लिए नेता मतलब शिवराज है और मोदी है। एक तो बड़ा फैक्टर नए वोटरों का ये रहा कि मेरे ख्याल से 90% नए वोटरों के वोट तो भाजपा को ही मिले। दूसरा ये है कि ठाकुर वोटों का ध्रुवीकरण करने में जो लाल सिंह राणावत हैं, पूर्व विधायक हैं, वे सफल रहे। आप जब डाटा देखेंगे मतदान केंद्रों का, तो ठाकुर गांव से भी जहां भाजपा पिछड़ जाती थी, इस बार ऐसा नहीं हुआ है। बहुत कम, मतलब बहुत ही कम जगह गुजर साहब को मिला है। और जहां गुजर वोट थे, वहां पर गुजर को ही वोट मिलते थे, कांग्रेस प्रत्याशी। लेकिन इस बार भाजपा के प्रत्याशी वहां से भी वोट लेने में कामयाब हुए और कई कई बूथों पर तो ऐसा हुआ कि वो गुजर से ज्यादा वोट भी लेकर आए। तो ये बड़ा इम्पैक्ट आया। ये जरूर है, लाडली बहना योजना का मैं भी आंशिक असर ही बोलूंगा, क्योंकि जिस विधानसभा में 7500 वोट महिलाओं के कम डल रहे हो, तो वहां आप जीत के परिणाम में ये नहीं बोल सकते कि लाडली बहना का असर है। बहुत सारी चीजें, सबसे बड़ा मैं मानता हूं भाजपा के लिए संघ की मुख्य किरदार मानता हूं कि उन्होंने घर घर में जाकर जो योजनाएं थी भाजपा को, वो मतदाताओं को भूलने नहीं दिया। और कांग्रेस ने देखिए कोई सभा नहीं की, कांग्रेस ने तो की नहीं, और बीजेपी ने भी नहीं की। लेकिन बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा हो चुकी थी, उसमें बड़े लीडर शिवराज जी तक भी आ चुके थे उससे पहले। और यहाँ पर ऐसा माहौल बना दिया था बीजेपी ने, 3 महीने पहले से चुनाव के मोड में आ गई थी भाजपा। तो कहीं ना कहीं भाजपा का जो कार्यकर्ता है, वो मतलब बिल्कुल धार के बैठ गया था कि हमको किस योजनाओं को कैसे मतदाताओं तक ले जाना। कांग्रेस इसमें पिछड़ गई। और कांग्रेस का बताने को कुछ नहीं था, पहले ही उनके कमलनाथ जी ने बता दिया था। और वो बोल रहे थे हम देंगे, और भाजपा ने उन सभी योजनाओं को दे डाला। तो ये बड़ा इम्पैक्ट आया, और यही भाजपा की जीत का कारण है। अतुल जी, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो डॉक्टर साहब संगठन के व्यक्ति, राजनीतिक क्षेत्र के बाद यहाँ पर किसी भी बड़े नेता का कोई सभा नहीं करना बीजेपी के, जबकि वो पहली बार प्रत्याशी बने थे बीजेपी के, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा, बीजेपी इतना कॉन्फिडेंट थी बगैर सभा के हम इसको जीत जाएंगे सीट। नहीं, बीजेपी कॉन्फिडेंट तो थी कि हम जीतेंगे, लेकिन क्या होता है राशिद जी कि जब हम चुनाव में आते हैं तो हमें कई बार स्ट्रेटेजीज को अप एंड डाउन करना पड़ता है कि हमें किन की सभा मिल रही है, लेकिन हमारी यहाँ उपयोगिता क्या है। हमने मोस्ट प्रोबेबली हर बार यही कहा है कि हमको योगी जी की सभा चाहिए। वो योगी जी की सभा इसलिए चाहिए कि हमारी स्ट्रेटेजी ये थी कि यहाँ पर पूर्वांचल वासी यहाँ पर हैं और मोदी जी का उन पर इम्पैक्ट है। योगी जी, सॉरी, और योगी जी की सभा हो जाती तो मैं और दावे से कह रहा हूँ कि जीत का आंकड़ा हम और 10,000 प्लस करते हैं। अब चूंकि परिस्थितियां ऐसी बन रही थी, कुछ नाम ऐसे आ रहे थे कि हम जिस तैयारी से काम में लगे हुए थे, क्योंकि हमको टाइम भी पूरा उपयोग करना था, टाइम कम बच रहा था हमारे पास में। फिर जो परिस्थितियां इस पूरे विधानसभा क्षेत्र ने देखी, तो उससे भी हमको जूझना था। हम जमावट कर रहे थे। एक बात मैं दिल से आपके इस मीडिया के चैनल पे कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देवतुल्य कार्यकर्ता, ना पैसा है, ना साधन है, समय का अभाव है, उसके बाद भी जिस ताकत के साथ उन्होंने अपना अपना मोर्चा संभाल लिया, जिसको जितना दिया उसने उसका क्षेत्र संभाल लिया। किसी को अगर एक बूथ मिला, उसने उसको विधानसभा समझकर उसे एक बूथ पे लड़ लिया। जैसे शरद भैया बता रहे हैं कि कई ऐसे पोलिंग थे कि वहां पर गुजरों का बाहुल्य, लेकिन वोट भाजपा के प्रत्याशी को ज्यादा मिल गए। हमने स्ट्रेटेजिकली हर पोलिंग पर चुनाव लड़ा है। फिर टारगेट किया कि अतुल जिस पोलिंग पे रहता, मेरा पोलिंग जो है 80 नंबर का, भाजपा पिछले 2018 तक नहीं जीती है। हमने वहां पर हमारी जो हार थी वो कम कर कर करके इस बार हम जीत गए वो हमारा वाला पोलिंग, और 18-20 वोट या 25 वोट से जीते हैं वो। तो हमारी स्ट्रेटेजी बनाई हमने पूरा पिछला एनालिसिस करके फिर इस शहर में चुनाव को लड़ा।
2018 की हमारी हार केवल नागदा नहीं, पूरे क्षेत्र में, पूरे विधानसभा में चला। और बड़े नेताओं को सबको धन्यवाद देता हूँ कि सबने एकजुटता का परिचय देकर और दमदार तरीके से पूरे मैदान को पकड़ बनाकर, भाजपा का, हमने हिंदुत्व का मुद्दे को पकड़ के रखा, राम मंदिर के मुद्दे को हमने पकड़ के रखा, हमने लाडली बहना योजना को पकड़ के रखा, लाडली लक्ष्मी बच्चियों को जो योजना उसको भी पकड़ के रखा। और इसका इम्पैक्ट ये देखने को मिला है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का सबसे ज्यादा स्वागत महिलाओं ने, बेटियों ने, बच्चियों ने किया है। नहीं, अगर हम बात करें तो ज्यादातर सभाएं तो हुई नहीं जहां पर ना हिंदुत्व की बात हुई, ना किसी मुद्दों की बात हुई। अगर देखा जाए तो यहाँ पर चुनाव में तो कई मुद्दे नजर आ ही नहीं रहे थे। मुद्दे तो कहीं पे भी किसी धरातल पे अगर बात कर रहे थे तो कहीं चुनाव पे मुद्दे नहीं थे। फिर शुरुआत जो हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, एक नोट एक वोट की, तो वो कहीं सिंपैथी तो नहीं लगी। वो सिंपैथी हमारे साथ में है। और रही बात मुद्दों की, देखिए केवल बड़ी सभा करके मुद्दे डंप करना ये मात्र योजना नहीं होती। योजना ये भी होती है कि हम उन मुद्दों को माइक्रो मैनेजमेंट से, छोटी छोटी जगह पर जाकर हम बात करें। आपको पता ही नहीं, कल्पना के भी बाहर है कि भारतीय जनता पार्टी ने कितनी बैठकें की होंगी। हमने 10 लोगों के बीच बैठ के अपनी बात को रखा और मुद्दा बनाया और उनको बताया कि इन 10 घरों में आपको जाना है। तो उन 10 लोगों ने 10-10 घर पकड़े तो 100 घर हमारे कवर होते हैं। हमने बहुत बारीकी से इस चुनाव को लड़ा। मैं दावे से, मैं शरद जी ने भी पहले मेरा इंटरव्यू लिया हुआ है, मैं बोलता था नगर पालिका में हम 30 सीट लाएंगे। हम 5 सीट तो 100 वोट के अंतर में रह गए, तो हम 22 आए, पिछली बार से ज्यादा। इस बार भी मुझसे शरद जी ने इंटरव्यू किया था, मैं बोलता था शरद जी अगर हमारा सिस्टम काम कर गया हम 10,000 को छुएंगे। लेकिन कोई बात नहीं, हम 7,000 को छूने में कामयाब हो गए। नागदा नगर ने अपनी पिछली लीड बढ़त को बढ़ा के और एक सफलता के राह पर हम आगे बढ़े। तो यही सिस्टम पूरे विधानसभा क्षेत्र में चला है। लोगों तक हमको क्या बात पहुंचानी थी पहुंचाए, और एक नया आयाम और सेट किया है। दारू में, पैसे में और लालच में लोग नहीं बिके। जनता ने तय किया था कि भाजपा को लाना है, शिवराज को लाना है और आगे मोदी जी को लाने की तैयारी। अगर बात करें यहाँ पर मध्य प्रदेश में मोदी जी की एक काफी सभाएं हुई, साथ में मुख्यमंत्री जी शिवराज जी की सभा, तो कहीं उसका इम्पैक्ट भी तो यहाँ पर नहीं पड़ा लाडली बहना के अलावा मोदी जी का, क्योंकि मोदी जी के ही चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था। क्या होता है राशि जी, हर विधानसभा क्षेत्र की अपनी एक तासीर होती है। हर विधानसभा के अलग अलग फैक्टर चलते हैं कि नागदा में डॉक्टर साहब चुनाव जीत गए और पास का विधानसभा क्षेत्र बगल में एक बहुत बड़े कद्दावर नेता मैदपुर में चुनाव हार गए। तो मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ जो कांग्रेस की हार का जो बड़ा जो कारण जो मैं मानता हूँ, मात्र गुर्जर वोट बैंक का फिसलना हुआ। दिलीप सिंह जी गुर्जर से वोट बैंक गुर्जर समाज का निश्चित कहीं कहीं फिसला और वो वोट बैंक सीधा डॉक्टर चौहान के अंदर शिफ्ट हुआ। अब मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि पिछले चुनाव के अपन मैं बीच में टोक रहा हूँ। हम अगर बात करें, मैंने जहां तक घूमा, जहां तक सर्वे करा पूरे जिले में, उसमें तो सबसे मजबूत सीटें जो कांग्रेस की थी वो एक नागदा और एक तराना। तराना तो फिर भी जीत गई, लेकिन नागदा हाथ से चली गई कांग्रेस की। और मैंने जहां तक जो पत्रकार, जो बड़े वरिष्ठ पत्रकारों से एनालिसिस किया था, अगर नागदा सीट जाती है दिलीप गुर्जर की, तो मान के चलो कि भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी। तो क्या ये वही हुआ? बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ। मुझे याद है कि दिल्ली की कुछ कंपनियां सर्वे के लिए आई थी और मेरे से एक वरिष्ठ पत्रकार के रूप में उन्होंने जब संपर्क किया था, मेरे घर पे भी 3 कंपनियां अलग अलग डिफरेंट डेट में आई थी। तो उनका जो ओपिनियन आया था सीधा कि यहाँ से कांग्रेस चुनाव जीत रही है। मेरे से मेरा ओपिनियन उन्होंने पूछा था, तो मैंने भी उनसे पूछा कि आप बताइए। तो उनका भी ये कहना था कि यहाँ से निश्चित कांग्रेस चुनाव जीतेगी। लेकिन ये बाद का जो इशू हुआ कि दिलीप सिंह जी गुर्जर, मैं उदाहरण दे रहा था आपको, मेरी बात को आप पूरे समझे कि पिछले चुनाव में दिलीप सिंह जी गुर्जर जो 82,000 लगभग वोट लाए थे, 82,000 वोट, और अभी वो 77 के आसपास पहुंच गया। तो मात्र वो 6,000 वोट का जो उनका अंतर रहा, ठीक है ना। अब दूसरी तरह से मेरा उदाहरण समझे कि नागदा की विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर को आप 3 भागों में बांटता हूँ। एक प्रॉपर नागदा, खाचरोद और तीसरा ग्रामीण अंचल। तो पहली बार ऐसा हुआ कि दिलीप सिंह जी गुर्जर ने तीनों प्लेटफॉर्म पे पिछड़ गए और जो उनका वोट बैंक जो चल रहा था ग्रामीण अंचल का, और वही जो 5-6 हजार आप टोटल गुर्जर मतदाताओं की बात करेंगे तो 4 या 5 हजार जो वोट थे जहां रिफरेंस आया, वो गुर्जर वोट कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ चले गए। और उसका मेन कारण मैं ये मानता हूं कि दिलीप सिंह जी गुर्जर के प्रति कहीं ना कहीं
नकारात्मक सोच चल रहा था। मैं बार बार जब कार्यकर्ताओं से बात करता था, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी शहर में, तो एक बहुत बुराई दिलीप सिंह गुर्जर की ये बताता है कि हमारे फोन नहीं उठाते। तो जब कोई कार्यकर्ता किसी राजनेता से जुड़ता है और उसकी कई अपेक्षा रहती है, कोई मुसीबत में फंसता है, तो निश्चित अपने राजनेता को याद करता है। और जब दिलीप सिंह गुर्जर को जब वो याद कर रहे थे, तो जब उनके वो फोन नहीं उठा रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनके प्रति एक नकारात्मक सोच बना। और ये है कि मेरा ऐसा मानना है व्यक्तिगत, ऐसा कैसा सोच ग्रामीण अंचल में भी पहुंचा, और वो 5-6 हजार जो वोट है वो निश्चित कहीं ना कहीं नकारात्मक सोच था जो दिलीप सिंह गुर्जर के प्रति, वो भाजपा के लिए पॉजिटिव बनी है। अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि उनका एकमात्र ऐसे नेता जिनका दरवाजा खुला रहता है जी। कोई कभी भी अंदर आ जाता है, चला जाता है, बात करता है, जो भी समस्या सुनाता है। तो वर्षों से उनका ये शेड्यूल, उसके बावजूद भी ये उनके प्रति जो नाराजगी रही वही तरह। तो मेरा ऐसा माना कि दिलीप सिंह की गुर्जर एक बहुत, पिछले वार्तालाप में मैंने बोला था, दिलीप सिंह गुर्जर एक बहुत परिचित चेहरा और एक लोकप्रिय चेहरा है, निस्संदेह जनता में लोकप्रिय चेहरा था। लेकिन ये जो बाद के जो फैक्टर आए, वो कार्यकर्ताओं को जब भी मिलने जाते थे तवज्जो देते थे, यहाँ के पत्रकारों को भी वो रिस्पॉन्स देते थे, उनकी सभी खामियां थी। बाकी एक अंडर करंट उनके खिलाफ जो कहने की नकारात्मक जो चला, गुर्जर समाज का भी चला। और दूसरा जो फैक्टर जो शरद जी जो बता रहे थे कि ठाकुर बाहुल्य गांव की बात करें, मैं घुमासा का उदाहरण देना चाहूंगा आपको। घुमासा एक ठाकुर बाहुल्य गांव है और वहां एक बड़े राजनेता पृथ्वीराज सिंह जी पवार वो जनपद के अध्यक्ष है। मैंने पिछले इंटरव्यू में भी आपको बताया था कि पृथ्वीराज सिंह जी चौहान को दिलीप सिंह जी गुर्जर बार बार गांव अंचल में घुमा रहे थे, उनको बहुत फोकस कर रहे थे उनके नाम पे। लेकिन दुर्भाग्य की उस गांव में, वो ठाकुर बहाव गांव था घुमासा, जहाँ ठाकुर मतदाता जाता थे, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार लीड ले ली और मतलब उनके जनपद अध्यक्ष के गांव से कांग्रेस हार गई। तो उसका मेन बड़ा कारण यह था कि ठाकुर मतदाताओं का कहीं ना कहीं एकजुटता। इसी तरह का उदाहरण मैं नायन का देना चाहूंगा। नायन में भी बहुत ही माइन्यूटली जीत हुई है वहां, वो भी ठाकुर बाहुल्य गांव है, वो किसकी हुई, वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई। तो ठाकुर जो बाहुल्य गांव थे, तो ठाकुरों के प्रति अब की बार कहीं ना कहीं एक जुटता निश्चित देखी गई। उसका फायदा भी डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान को एक और बड़ी बात मैं बताता हूँ आपको। मैं इस अतुल जी ने एक बात कही कि न दारू न पैसा, तो अतुल जी ये तो बिल्कुल ही सरासर गलत है। धनतेरस के दिन महिलाओं के खाते में आप 1250 रुपए डालोगे, किसानों को 6-6 हजार रुपए की किस्तें किस्तें डालोगे, वो भी इन त्योहार के मौके पर, और फिर बोलोगे कि ना दारू न पैसा। तो ये फालतू की बात है। देखिए मतलब आप गलत उदाहरण पेश मत करिए। दारू ऐसा नहीं है कि भाजपा की ओर से नहीं बटी, आप चाहे तो अभी रिले करवा दे आपके लोगों को बांटते हुए। अब आप बोल मत देना कि वो किराए के लोग होंगे। क्या है, सब कुछ हुआ है। कुल मिलाकर ये है कि लोगों को मुफ्त की आदत है और ये फ्री ब्रिज योजनाओं का ज्यादा असर है। अब आप ही बताइए, धनतेरस के दिन कोई मुझे 1250 रुपए देगा तो मेरे जहन में तो उस व्यक्ति के चेहरे के अलावा कोई सूझेगा ही नहीं। 1250 के अलावा 2,000 और 2,000 वो किसानों के भी आए। तो बहुत सारी ऐसे आवास योजना का भी एक भाजपा ने बड़ी ज्यादा आवास योजनाएं दी। और ये इस बात को मैं मानता हूँ कि भाजपा ने योजनाओं को सही जगह तक पहुंचाया। योजनाओं की बात कर रहे हैं तो आवास योजना का, इस तरह योजनाओं का किसी चीज पे तो कोई चुनाव की धरातल पे था ही नहीं। नहीं, मेरी बात नहीं, देखिए ये बहुत धीरे असर ऐसे नहीं दिखता है। ये सब देखिए, लाडली बहना का आ गया, किसानों को पैसा दिया वो आ गया। भाजपा की जो योजना है जनहितैषी, जैसे लाडली लक्ष्मी, ऐसी बहुत सारी योजनाओं का एक कॉम्बो बन गया। और वो उस कॉम्बो ने भाजपा को इतनी प्रचंड जीत कहीं यहीं से ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश से दिलाई है। और जहां तक दिलीप गुर्जर की हार का प्रश्न है और कार्यकर्ताओं वाला, वो भी नहीं, उनके प्रति नाराजगी हो सकती है। लेकिन देखिए, कोई भी नेता हर किसी के फोन का जवाब भी नहीं दे पाता। आज मैं आपको अगर एक साथ आपके पास अगर 10-20 फोन बजे तो आप भी कैसे सबको अटेंड करेंगे? तो वो एक इम्पैक्ट ने, हाँ, दिलीप गुर्जर ने इस चुनाव को हल्के में लड़ा। भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिनको उठाना था उनको, पर उन्होंने उसे छुआ भी नहीं। डॉक्टर साहब ने भी बहुत स्वच्छ चुनाव लड़ा, कोई आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं की। लेकिन दिलीप जी गुर्जर ने ये जरूर है कि इस चुनाव को हल्के में ले लिया। ग्रामीण क्षेत्र, एक ग्रामीण क्षेत्र ही उनकी नाव को हमेशा किनारे लगाती है। उस ग्रामीण क्षेत्र से वो इतने वोटों से हार के नागदा और खाचरों से भी ज्यादा वोटों से ग्रामीण क्षेत्र हारा उन्होंने। तो फिर कहाँ जीत लगती? बात मानिए, सिर्फ 83
बूथ जीते हैं कांग्रेस ने 271 में से, मतलब 190 बूथ पे पिछड़ गए कांग्रेस, 190 बूथ पे पिछड़ गई। एक बार जो डॉक्टर साहब की बढ़त चली तो आखिरी तक बस खाली बैलेट पेपर में कांग्रेस जीती है, 533 बस मिले थे बैलेट पेपर में, उसके अलावा बस वो लीड कम कहीं कहीं करते गए, पर जहां से भाजपा को लीड मिली वो इतनी ज्यादा मिली कि वो इनकी लीड भी उसको कवर नहीं कर पाई, इसीलिए एक बार भी आगे नहीं। और देखिए हार जीत चुनाव में होती है, और दिलीप गुर्जर ने भी क्षेत्र के लिए काम किया है, उम्मीद है डॉक्टर साहब भी अच्छा काम करेंगे, इससे पहले दिलीप जी शेखावत ने भी काम किया है। कुल मिला के चुनाव तक जीत हार का जो भी प्रतिद्वंदता थी जब तक की थी, अब उम्मीद यही की जाना चाहिए कि क्षेत्र के विकास में भाजपा जुटेगी और उनके लोग जुटेंगे। क्षेत्र के विकास की नई ऊंचाइयों की अगर बात करें तो अब नागदा के जो अगले आने मैं वाले चाहूंगा 5 साल राशिद किस जी तरह से इनसे रहेंगे? जिले वाला प्रश्न पूछा जाए, क्योंकि डॉक्टर साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था जिला तो नागदा बन चुका है, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, ये प्रश्न ही नहीं बनता, तो अब उम्मीद करें कि नागदा जिला बन जाएगा 2-4 महीने। शरद जी की जो बात बोल रहे हैं ना डॉक्टर साहब, वो उत्तर भी मेरा है कि वास्तव में प्रश्न नहीं, अब तो जिला बनेगा ही, वो विधायक बन गए, अब तो उनको सीधे सरकार में बात करनी है, तो अब ये मुद्दा है ही फ्यूचर का। आप लोग सब हैं, कब तक बन जाएगा? तो आप जब रहेंगे हमारे साथ, आप सब पूछते रहेंगे और हम जैसे आप पूछोगे हम तुरंत ढूंढने लग जाएंगे। ये जरूर बताइए कि सरकार बनेगा हम कब तक बन जाएगा? जिला मतलब ये 5 साल में बन जाएगा? हाँ वही बनेगा, प्रक्रिया में आ गया वो कि लोकसभा चुनाव के पहले घोषित हो जाएगा। मैं प्रदेश का अगर सीएम होता तो शायद अधिकृत बात कर पाता। सीएम अतुल तो है, मैं जन्मजात हूँ, मृत्यु तक रहूंगा, लेकिन अगर प्रदेश का होता तो मैं एग्जैक्ट बता पाता कि कब बनेगा। फिर भी क्योंकि आप मंडल अध्यक्ष हैं, कोशिश करेंगे जितनी जल्दी बन आपकी सारी मीटिंग होती है उसमें आप राशिद जी के हवाले से अतुल जी, मैं आपको बस इतना मैं आपसे इतना आश्वासन चाहता हूं क्षेत्र की जनता के लिए कि देखिए, जब आप बोल चुके हैं कि प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, कांग्रेस ने जब उन पिछले 15-17 महीने की सरकार में उन्होंने कैबिनेट की आखिरी दिन भी करके उसको जिले की प्रक्रिया में ला दिया था, आपको सिर्फ नोटिफिकेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ाना थी, लेकिन चलिए आपने आसपास की तहसीलों का सब, पर अब तो प्रक्रिया ज्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए, तो कम से कम कितना, अब तो दावे तो कितना खत्म हो, खाचरों तब आपका आ गया, खाचरों से दावे तो तीन खत्म हो गई, तो आपका जिला बनाने में कैसे खत्म हो गई? क्योंकि आप ही के लोग नहीं, आपने तो पूरा बात जोड़ा। अभी पिछले दिनों एक ये राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र में दिलीप सिंह जी शेखावत के हवाले से यह खबर छपी थी कि नागदा को जिला बनाने की प्रक्रिया को यहाँ के भाजपा के उम्मीदवार ने रोक दिया है। क्या मैं नकारता हूँ इस बात को, बिल्कुल नकारता हूँ इस बात को। दिलीप सिंह जी शेखावत की विचारधारा को नकार रहे हैं या उस खबर को नकार रहे हैं? उस खबर को नकार रहा हूँ, मतलब यही चाह रहा है कि अखबार क्या झूठी खबरें छापते हैं? अखबार ने जो छापा मैं उसको टीका टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये खबर से को नकार रहा हूँ कि डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान जी ने जिला बनाने की प्रक्रिया में कोई व्यवधान पैदा किया हो या रुकावट पैदा, इस बात को मैं नकार रहा हूँ। मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा। संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी पहली कैबिनेट में नागदा जिला बनेगा। अब ये तो दिलीप सिंह जी गुर्जर साहब भी इतने सालों से कर रहे हैं, उनकी पहली कैबिनेट में नहीं हुआ, तो मैं तो पार्षद भी नहीं बन पाया। अब मैं जिस दिन विधायक अगर अभी होता आप मंडल के अध्यक्ष बताता। मंडल अध्यक्ष संगठन और सत्ता, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं, तो उसमें अब वहां बात करने की बारी डॉक्टर साहब की है, डॉक्टर साहब से बात करने की प्रक्रिया मेरी, तो मैं डॉक्टर साहब से बात करूंगा और आगे भी अपन मिलते रहेंगे। 2012 में आपकी सरकार में जिले के प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया और ये बताया गया है कि नागदा जिला बनने लायक नहीं, ऐसे कोई तथ्य उभर कर सामने नहीं आया। ये शिवराज सिंह सरकार की बात कर रहा हूँ, तो 2012 की, और आप जिला बनाने की बात कर रहे हैं। 2023 जिले की तो लगभग हम बात करें तो जिला तो मुद्दा इस बार चुनाव में कहीं देखने को नहीं मिला। ये मुद्दा दो दिलीप के साथ फिलहाल ऐसा लगता है कि कहीं गौण हो गया, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान अपने इस कार्यकाल में कितनी जल्दी नागदा को जिला बना सकते हैं, क्योंकि अब विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान नागदा खाचोत के हैं। दावे आपत्तियां हैं, उनको कैसे निराकरण करना अभी डॉक्टर साहब के हाथ में है। अगर बात की जाए जीत की, तो जीत यहाँ पर प्रचंड बहुमत के साथ डॉक्टर साहब की हुई है, और कहीं ना कहीं ये नाराजगी जो दिलीप गुर्जर के साथ थी उनका भुगतान एक हार के साथ चुकाना पड़ा। लेकिन आने वाले टाइम में डॉक्टर साहब किस तरह से नगर के विकास को आगे बढ़ाएंगे, किस तरह की उनकी नई सोच होगी, ये देखने वाली बात होगी। साधना न्यूज के लिए मैं राशिद खान, नागदा से।